डेजा वू के बारे में बात सब करते हैं कि ये असल में है क्या और ये इतनी रियल फीलिंग कैसे होती है। फीलिंग्स तो तब से है जब से इंसान इस कायनात के ऊपर मौजूद है। वो रिलीजन्स जो कि किसी तौर के ऊपर पास्ट लाइफ की एग्जिस्टेंस को रिलेट करता है, वो इसको सिर्फ पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी से रिलेट करते हैं। लेकिन तकरीबन कोई 70 टू 80% जो लोग हैं वो इस एक्सपीरियंस से ज़िंदगी में ज़रूर गुजरते हैं। फीलिंग अचानक से आपको आती है कि शायद मैं यहाँ पहले था, या हम किसी शख्स से मिलते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है कि मैं इस शख्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इसको कहीं मिल चुका हूँ। पर ये एक्सपीरियंस आपको ज़्यादातर होता है जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री का एक बहुत मशहूर केस है। इसमें एक छोटा सा बच्चा कोई 12-13 साल का, को ये चीज़ें बड़ी शिद्दत से याद आना शुरू हुई। उसने वो लोगों के नाम तक बताना शुरू कर दिए। इसी के कंपैरेटिवली हम देखें तो हमें एक और फीलिंग आती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट फिर ये होता है कि आपको समटाइम्स अपनी बहुत सारी करीबी चीज़ें देखी हुई जो हैं वो आपको लगती हैं कि आप इनको पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अरवा में जब तमाम रूहें इकट्ठी थीं लश्कर की सूरत में, आपस में यूनिटी की शक्ल में, जिस वजह से जिन रूहों के साथ आपकी मुलाकात वहाँ पे हुई, जिन रूहों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल थे, जिन रूहों के साथ आपने अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, शेयर किया, अब उन्हीं रूहों से जब आप यहाँ पे ज़ाहिरी तौर के ऊपर फिजिकल बॉडी के साथ मिलते हैं, रूह को कहीं ना कहीं पे वो कनेक्शन ज़रूर फील होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अली जंजानी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि डेजा वू असल में होता क्या है, कुरान में डेजा वू के बारे में क्या बताया गया है और क्या डेजा वू से हट के भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत करम और बहुत एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डेजा वू के बारे में बात सब करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल। आप ये बताएं कि ये असल में है क्या और ये इतनी रियल फीलिंग कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये फ़ेनोमेनन देखने की ज़रूरत है कि ये एग्ज़िस्ट कब से करता। हम्म। क्योंकि ये वर्ड तो हमारे पास आता है 1826 में, हम्म। उससे पहले तो ये वर्ड नहीं था। ओके। लेकिन ये फीलिंग्स तो तब से है जब से इंसान इस कायनात के ऊपर मौजूद है, हुँ, इंसान इस दुनिया में मौजूद है। तो ये फीलिंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाद की तमाम तर नस्लों से है। अब उस टाइम के ऊपर लोगों को फीलिंग्स तो थी, लोग उसको एक्सप्रेस भी करते थे, लोग हुँ, उसको बताते भी थे। अब इसी वजह से, क्योंकि लोग उसको बताते भी थे, एक्सप्रेस भी करते थे और लिंक्ड भी करना चाहते थे, हुँ, लेकिन असल में क्योंकि तब साइंस इतनी एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, तरक्की नहीं कर चुकी थी और ना ही कुछ इतने रिसर्चर्स थे कि हुँ, जो इतने केस स्टडीज़ को रिसर्च करते, फिर इसको कलेक्टिवली तौर के ऊपर आपको ये बताते कि बेसिकली ये वजह है क्या और ये हुँ, क्यों होती है। हुँ, इस वजह से आपने बहुत सारे रिलीजन्स में ये देखा होगा हुँ, कि इस फ़ेनोमेनन को वो एग्ज़िस्ट करवाते हैं, जैसे हुँ, कि आपको हिंदुइज़्म में नज़र आता है या हुँ, जैनिज़्म में नज़र आता है हुँ, कि वो इसको अपनी पास्ट लाइफ़ से रिलेट कर देता है। हुँ। गो हर के हर रिलीजन में इसको डिफरेंट तरह से लिया जाता है या सेम मतलब ही आता है? सिर्फ़ वो रिलीजन्स जो कि किसी तौर के ऊपर पास्ट लाइफ़ की एग्ज़िस्टेंस को रिलेट करते हैं, हुँ, वो इसको सिर्फ़ पास्ट लाइफ़ की कुछ मेमोरी से रिलेट करते हैं। लेकिन हुँ, अगर हम बाकी रिलीजन्स में देखें, जैसे कि इस्लाम है हुँ, या क्रिश्चियनिटी है, वो रिलीजन्स जो कि बेसिकली तौर के ऊपर वन गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं हुँ, और अल्लाह ताला की किताब हिदायत के ऊपर बिलीव करते हुँ, हैं। उनके अंदर क्योंकि पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस वाला फिनोमेनन है ही नहीं, हुँ, तो इस वजह से वो इस चीज़ को रिलेट करते हैं यौमुल अलस के साथ। ओके। लेकिन अब बेसिकली तौर के ऊपर जब ये वर्ड निकला और हुँ, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक वर्ड चाहिए होता है कि हुँ, आप उसको किसी तौर के ऊपर प्रोनाउंस कर सकें, हुँ, बता सकें। हुँ, हुँ, अपनी बजाय कि पूरी फीलिंग्स को आप एक्सपीरियंस करें, आप अपनी पूरी चीज़ों को रिलेट करके बताएँ। हुँ, तो ये वर्ड बेसिकली तौर के ऊपर 1826 में ओके। एक साइंटिस्ट था एमिले बोरक, उसने बेसिकली तौर के ऊपर इस फीलिंग को ये वर्ड दिया, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट था, तो उसने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हुँ, इसको एक हुँ, वर्ड दिया, डेज़ा वू। अब हुँ, ये बेसिकली तौर के ऊपर एक फ्रेंच वर्ड है। हुँ, हुँ, इसको जब आप अपनी लैंग्वेज में एलैबोरेट करेंगे या आप अपनी अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इसको एलैबोरेट करेंगे, तो ये वो फीलिंग है जो कि हर इंसान अप्रॉक्सिमेटली पूरी दुनिया में जिस भी खित्ते में हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी रीजन में हो, हुँ, किसी भी रिलिजन को मानता हो, किसी भी जो है वो प्रैक्टिसेस को फॉलो करता हो। लेकिन तकरीबन कोई 70 टू 80% जो लोग हैं, वो इस एक्सपीरियंस से ज़िंदगी में ज़रूर गुज़रते हैं। हुँ, अब इसमें होता यूँ है कि इस एक्सपीरियंस का जो लाइफ़ में आना है, ये ज़्यादातर आपकी एज में आता है 15 साल से लेके 25 साल के दरमियान में। ओके। उसके बाद क्योंकि आपकी लाशऊरी तौर के ऊपर चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आपकी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं। हुँ,
तो 25th की एज के बाद ये मोस्टली लोग जो है इसको 30 तक भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ओके। लेकिन 30th के बाद आपकी लाइफ में ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपको पहले तो बहुत ज़्यादा हुँ, मतवातर ये चीज़ें फ़ील होती थी हुँ, कि मैं किसी जगह के ऊपर मौजूद हूँ या मैं किसी से हुँ, मिल रहा हूँ, हुँ। या जैसे कि हम अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये फीलिंग अचानक से आपको आती है कि शायद मैं यहाँ पहले था, मैं यहाँ पे या हमने इसी इस तरह, चीज़ पे इस बात चीज़ कर के ऊपर ली हमने हुई है। पहले बात की हुई हुँ, है। और या हम किसी शख्स से मिलते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है कि मैं इस शख्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इसको हुँ, कहीं मिल चुका हूँ। हुँ। लेकिन अब क्योंकि आपका ब्रेन आपको कमांड दे रहा है कि ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो ओके। बेसिकली तौर के ऊपर ये फीलिंग हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। कुछ ज़्यादा करते हैं, हुँ, कुछ कम करते हैं। कुछ लोग इसको रिलेट कर लेते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली पास्ट लाइफ के साथ, हुँ, लेकिन हम जब इसको बीइंग अ मुस्लिम देखेंगे, तो हम इसको रिलेट करेंगे उस चीज़ के साथ जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्ज़िस्ट करती है और हमारा हुँ। रिलीजन उसको अलाउ करता है। ओके। अब चूँकि ये फीलिंग आपको एक्सपीरियंस करवाती है और इसमें बहुत हुँ, सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये फ़िनोमेनन या ये हुँ, वर्ड जो है, वो सिर्फ़ एकदम से मार्ज़ वजूद में आ गया और हुँ, डेराइव्ड कर दिया गया। हुँ। इसके पीछे बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं। ऑब्वियसली जब कोई साइंटिस्ट जो है वो इसको किसी तौर के ऊपर डिक्लेयर करेगा, तो वो इसके ऊपर केस स्टडीज़ करेगा। इसके ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारी लोगों को इसमें हुँ, ऑब्ज़र्व करेगा। इवन दो के 1826 के बाद ये वर्ड मिलने के बावजूद भी इसके ऊपर स्टिल अभी भी साइंस वर्क कर रही है। हुँ, इवन के पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद, फिर उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल के साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं कराची में, हुँ। वो अभी भी इस फिनोमेनन के ऊपर कुछ ना कुछ केस स्टडीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ ज़्यादातर रिलेटेड जो कि मैंने आपको एज बताई है, 15 के से 25 साल और हुँ, मैक्सिमम को 30 एक साल, हुँ। इसमें आपको ये एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ओके। उसके बाद ये एक्सपीरियंस थोड़ा-सा कम होना शुरू हो जाता है। उससे पहले एक्सपीरियंस होता है लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि आप मेंटली तौर के ऊपर बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए होते 15 से हुँ, पहले-पहले। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। एक्सपीरियंस होता है लेकिन आप उसको फ़ील नहीं कर पाते, आप उसको किसी तौर पे याद नहीं रख पाते। ठीक अब है। यही एक्सपीरियंस एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में हुँ, तो डेफ़िनिटली तौर के ऊपर आपको देखने में मिलेगा। ओके। लेकिन वो लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, हुँ, जब उनको सीज़र्स अटैक्स होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया है। हुँ, जैसे ही सीज़र अटैक्स हुए उससे पहले भी और सीज़र अटैक्स के बाद भी। क्योंकि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, हुँ, आपकी ब्रेन से सारी कमांड है। और ये बेसिकली तौर के ऊपर जो फिनोमेनन है, इसमें साइंस जहाँ तक हमें गाइड करती है, हमें बताती है, तो साइंस के अकॉर्डिंगली ये आपके कुछ ब्रेन पार्ट्स हैं, हुँ, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, फिर आपको कुछ मेमोरीज़ रिकॉल्ड करवाते हैं। हुँ, और जो चीज़ आप देख रहे हैं, उस चीज़ को आपकी किसी तौर के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के आपके ब्रेन में लाते हैं और आपको बताते हैं कि आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपकी मेमोरी में उसको सेव करवाते हैं। हुँ, अब चूँकि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में कहीं न कहीं पे ब्रेन इश्यूज़ चल रहे होते हैं, जिस वजह से वो इस चीज़ को बार-बार एक्सपीरियंस करते हैं कि शायद हम ये चीज़ें तमाम तर देख चुके हैं, हम इसको एक्ज़िस्ट कर चुके हैं। लेकिन एक हेल्दी पेशेंट जो है, एक हेल्दी इंसान जो है, वो भी अपनी टीन एज में इसको एक्सपीरियंस बहुत मुतअद्दिद दफ़ा करता है। और स्पेशली तौर के ऊपर ये एक्सपीरियंस आपको ज़्यादातर होता है जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं। आपको तब ये ओह! एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा होता हुँ, है। हुँ, हुँ, उस टाइम के ऊपर आपकी ब्रेन के जो सेल्स हैं वो थोड़े एक्टिवेटेड हो रहे होते हैं। हुँ, लेकिन उस टाइम के बाद आप जैसे किसी ऑफ़िस जाएँगे, मीटिंग पे जाएँगे, किसी को मिलेंगे, ट्रैवल करेंगे और आप इवन ट्रैवलिंग में हैं और एकदम से आप सो गए, सोने के बाद आप उठे, तो आपके हुँ, ब्रेन सेल्स क्योंकि एक्टिवेटेड फ़ौरन नहीं हुए होते। हुँ, तो जब आपके ब्रेन सेल्स प्रॉपर्ली तौर के ऊपर नहीं जागते, हुँ, तो वो सिग्नल्स आपस में रिलेट करने में, जो 2 डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स हैं, वो सिग्नल रिलेट करने में अकॉर्डिंग टू साइंस नैनो सेकंड्स का आपस में थोड़ा-सा क्लैश हो जाता है। जिस ओके, वजह से इसको जो है वो एक ग्लिच के तौर के ऊपर माना जाता है, कि ये ओके। ब्रेन का बेसिकली तौर के ऊपर एक ग्लिच है कि हुँ, जिसको अभी तक साइंस जो है वो सॉर्ट नहीं कर पाई। ठीक है। कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता हुँ, है, हुँ, हुँ, इसका मकसद क्या है और ये मेडिकली तौर के ऊपर तो चले उन्होंने किसी तरह इसको एक्सपीरियंस कर लिया। हुँ, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज़ को तो किया कि आप फिज़िकली तौर पे कोई शख्स आ रहा है और वो आपको बता रहा है मेरे साथ ये चीज़ हुई हुँ, और मैंने वो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर हुँ, चुका हुँ, हूँ। हुँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दुनिया में ऐसी होती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसको थोड़े अरसे के बाद जैसे ही वो थोड़ा-सा अपने शऊर की हदों में पहुँचता है, तो जी। उसको कुछ चीज़ें ऐसी याद आना शुरू हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील होना शुरू हो जाती हैं कि शायद अपने ही शहर के दूसरे इलाके में, मोहल्ले में हुँ, कुछ ऐसे घर हैं, जिनको हम जानते हैं, कुछ ऐसे हुँ, लोग हुँ, हुँ, हैं, हुँ, कुछ नाम हैं जिनको हम जानते हैं और इस तरह के केसेज़ जो हैं वो दुनिया में कहीं न कहीं पे
जो है वो मौजूद है। मौजूद हैं। और ये टोटली जो है पूरी दुनिया में केसेस होते हैं। ओके। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारी नेबरिंग कंट्री का एक बहुत मशहूर केस है इसमें, कि जिसमें एक छोटा सा बच्चा कोई 12-13 साल का, 14 साल का जब वो हुआ, तो उसको ये चीज़ें बड़ी शिद्दत से याद आना शुरू हो गई, रिकॉल्ड होना शुरू हो गया। और ये डेज़ा वू वाला जो कैफ़ियत है वो उसके ऊपर इतनी शिद्दत और स्ट्रॉन्ग थी कि उसने इवन जो है वो लोगों के नाम तक बताना शुरू कर दिए। और और वो उसने एक्चुअल में उस और वो जगह पे एक्चुअली वो में उस थे। जगह पे लोग एग्ज़िस्ट करते थे। ओके। दो कि वो उसकी एज फेलो नहीं थे, वो हुँ, उसकी एज फेलो नहीं थे, उस टाइम के ऊपर वो एज में बहुत हुँ, बड़े थे। हुँ, लेकिन जब उसको रिकन्फर्म्ड किया गया तो डेफ़िनेटली तौर के ऊपर वहाँ पे वो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती थीं। हुँ, वो लोग भी मौजूद थे, वो इलाका भी मौजूद था, हुँ, वो तमाम तर चीज़ें एग्ज़िस्ट करती थी। लेकिन उन्होंने चूँकि इसको अपने रिलिजन के अकॉर्डिंगली देखा, तो उन्होंने इसको पास्ट लाइफ़ से रिलेट कर दिया। हुँ, लेकिन ये बेसिकली तौर के ऊपर साइंस के अकॉर्डिंगली जो फिनोमेनन है डेज़ा वू का, हुँ, कि हम वो चीज़ जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमें वो लगता है कि हम बहुत करीब से उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम बहुत हुँ, करीब से उसको देख चुके हैं। हुँ, इसके बाद साइंस से जब ये पूछा जाता है कि ये बेसिकली होती क्यों है? अगर ओके। साइंस ये बोल रही है कि ये फीलिंग आपकी ब्रेन के ग्लिच की वजह से है, हुँ, तो वो ग्लिच बेसिकली तौर के ऊपर क्यों आता है? वो ग्लिंक क्यों आता है? वो मेमोरीज़ क्यों आती हैं? वो चीज़ें आपको क्यों लगता है जो आप पहले देख चुके हैं? इसके एग्ज़ैक्टली। बाद साइंस जो है वो उसके आगे आपको जवाब नहीं दे पाती। हुँ, क्योंकि साइंस जो है वो फिर इसमें एक और फिनोमेनन लेके आती है, और वो फिनोमेनन बेसिकली लेके आती है फिर रूह और स्पिरिट का। हुँ, कि आपकी स्पिरिट जो है, जब आप सो जाएँ या आपकी स्पिरिट इस दुनिया में आने से पहले कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुकी हो, लेकिन जब वो बॉडी के सेल्स के साथ ऐड ऑन होती है, तो रूह और आपके बॉडी के सेल्स, आपके ब्रेन के, जब वो आपस में मैच नहीं कर हुँ, पाते, तो फिर आपको ये फीलिंग्स कहीं न कहीं से आना स्टार्ट होती हैं। ठीक है। ये फिनोमेनन भी इसमें आता है। हुँ, लेकिन अगर हम लोग देखें तो डेज़ा वू का जो फिनोमेना है, ये अब तक मतलब जब से ये एक्सपीरियंस चल रहा है, हुँ, जब से दुनिया एग्ज़िस्ट कर रही है, लोगों को जब से इस बारे में थोड़ा-सा हुँ, सीखने का, समझने का और रिसर्च करने का मौका मिला है, हुँ, इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 40 प्लस रिसर्चेज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ओके। और 40 प्लस डिफरेंट पैटर्न्स हैं कि जो इसको बेसिकली तौर के ऊपर एलैबोरेट करते हैं कि हुँ, ये डेज़ा वू होता क्या है? ठीक है। क्यों होता है? इस बारे में बहुत फ़ेमसली तौर के ऊपर अगर हम 3-4 चीज़ों को देखें, हुँ, तो जो चीज़ हमें थोड़ा-सा फ़ैंटासाइज़ करती है, फ़ैंटासाइज़ करने में पहली चीज़ जो आती है, वो आती है पैरेलल यूनिवर्स। ओके। कि जिस यूनिवर्स में आप मौजूद हैं, हुँ, कहीं न कहीं पे दूसरे आलम में, किसी और यूनिवर्स में, आप ही जैसा कोई एक शख्स है। आप लेकिन ही अभी आपने पैरेलल वर्ल्ड की बात की है, तो हुँ। डू यू थिंक इट एक्सिस्ट? अ, येस, आई थिंक इट डू एक्सिस्ट, इवन दो अगर हम डिफरेंट जो है वो उलमा को देखें या अहले बैत को देखें, हुँ, एक्जिस्टेंस है, लेकिन इस फिनोमेनन के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता। ओके। मतलब ये चीज़ नहीं है कि आलम तो एग्ज़िस्ट करते हैं, हुँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेम ऐसा ही हो। हुँ, सेम आप जैसा ही हो और आप जैसा ही वहाँ पे वही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है और वो मेमोरीज़ आपके साथ इंटरलिंक हो रही हैं। ठीक ये है। पॉसिबल नहीं है। हुँ, 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 मतलब ये एक सिर्फ़ आप यूँ समझ लें कि एक मिथ के कही जा सकती है। ओके। लेकिन इसकी रियलिटी नहीं है। रियलिटी इस हद तक है हुँ, कि आलम की एक्जिस्टेंस है, हुँ, क्योंकि हमारे पास आलमीन का रब है। तो जब आलमीन का रब है, तो एक आलम के अलावा दीगर बहुत सारे आलम भी एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन उन एग्ज़िस्टेंस की अगर हम रीज़निंग को देखें, हुँ, तो वो ये रीज़न नहीं है कि वो सेम एज़ इट इज़ हमारे जैसे होंगे, हुँ, या उनकी लाइफ़्स हमारी जैसी होंगी, या उनके एक्सपीरियंसेस हमारे जैसे होंगे। ये जो फिनोमेनन आता है, ये फिर एक मिथ के तौर पे आता है। हुँ, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा लोगों को अपील करता है हुँ, समटाइम्स, हुँ, हुँ, वो लोग जो कि इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना चाह रहे हों। ओके। फिर इसमें जो बहुत ज़्यादा सेकेंडरी तौर के ऊपर अपीलिंग एक डेफ़िनेशन आती है कि ये ग्लिच क्यों आता है? ये हुँ, मेमोरीज़ क्यों आती है? समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी मीटिंग में हैं, किसी महफ़िल में हैं, हुँ, दोस्तों की गैदरिंग में हैं, आप अपनी किसी फैमिली रियूनियन में हैं, लेकिन आप वहाँ पे फ़िज़िकली मौजूद हैं, लेकिन आपका ब्रेन उस टाइम के मोबाइल के ऊपर कहीं पे काम कर रहा है। आपका ब्रेन जो है, उसमें कुछ और सोच चल रही है, कुछ और हुँ, स्ट्रेस चल रहा है, हुँ, कुछ हुँ, और टेंशन चल रही है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो सेकेंडरी तौर के ऊपर आपको एक्सपीरियंस होती है डेज़ा वू की, हुँ, ये उन लोगों को होती है एपिलेप्सी के बाद जो लोग मेंटली तौर पे स्ट्रेस्ड होते हैं, जो ओके। मेंटली तौर पे डिप्रेस्ड होते हैं, हुँ, जो कि थोड़ा-सा एब्सेंट माइंडेड चल रहे होते हैं। अब आप मौजूद एक जगह पे हैं, लेकिन आप एक एब्सेंट माइंडेड हैं। हुँ, लेट्स सपोज़ जैसे कि अभी हम स्टूडियो के रूम में एंटर हुए,
और मैं एंटर होने से पहले अपने मोबाइल में बिज़ी था, लेकिन मैंने एक आँख उठा के देखा, मुझे स्टूडियो का रूम नज़र आया, लेकिन मैं अपना मेंटली तौर के ऊपर फ़ोकस था अपने मोबाइल पे। हुँ, मैं किसी से मैसेज कर रहा था, किसी को रिप्लाई कर रहा था। हुँ, लेकिन जैसे ही वो रिप्लाई वगैरह करके मैं फ्री हुआ और जब हुँ, मैं प्रॉपर्ली तौर के ऊपर मेंटली यहाँ पे प्रेज़ेंस हुआ, हुँ, तो मेरी आँखें जो हैं वो ये एक मंज़र देख चुकी थी। मेरी आँखों ने वो मंज़र कहीं पे ब्रेन को दिखा दिया था हुँ, कि ये इमेज है। लेकिन जब मैं मेंटली तौर पे प्रॉपर यहाँ हुँ, पे मौजूद हुआ, हुँ, तो मेरे ब्रेन की जो सेकंड मेमोरी है उसने मुझे कहा कि ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। यहाँ तो मैं ऑलरेडी मौजूद था हुँ, पहले। हुँ, तो हुँ। ये बेसिकली तौर के ऊपर वो एक मेंटल ग्लिच है, जिसको आता है डुअल परसेप्शन के तौर के ऊपर या डुअल थॉट्स के तौर के ऊपर कि हुँ, आप 2 चीज़ें एट अ टाइम कर रहे हो। ठीक आप है, एक जगह मौजूद हों, लेकिन मेंटली तौर पे वहाँ प्रेज़ेंट ना हो। ओके। और जैसे ही आप मेंटली तौर पे प्रेज़ेंट होंगे, तो आपको फिर ये फ़ील आएगी कि ये चीज़ आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हुँ, तो ये इसमें जो है वो सेकंड फिनोमेनन भी आता है, जो कि ओके। तकरीबन को 40 प्लस जितनी भी इसके ऊपर रिसर्चेज़ हैं हुँ, कि ये क्यों होता है। उनमें से पहला पैरेलल यूनिवर्स वाला, हुँ, जो किसी तौर पे कुछ लोगों को समझ आता है, हर एक को नहीं आता। हुँ, और सेकंड फिर ये जो साइंस हमें बताती है हुँ, कि आप एब्सेंट माइंडेड थे, लेकिन आपके माइंड ने क्योंकि वो मंज़र देख लिया, उसको हुँ, कैप्चर किया, तो वो एब्सेंट माइंडेडनेस जब आपकी ख़त्म हुई, तो फिर आपको फ़ील दे गया। तो ये ओके, आता है सेकंड फिनोमेनन। ठीक है, इसके बाद जो एक और फिनोमेनन आता है, वो फिनोमेनन बेसिकली आता है किसी लिहाज से जिसको कहा जाता है डुअल प्रोसेसिंग। कि ओके। आप एट अ टाइम बहुत सारे काम कर रहे हो। हुँ, 2-3 काम एट अ टाइम आप कर रहे हैं और आपका ब्रेन कहीं न कहीं पे डिस्ट्रैक्ट है 3-4 चीज़ों में। ठीक है। लेकिन आपका विज़न जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। हुँ, तो जब डुअल प्रोसेसिंग होगी, जिसमें आप मेमोरी स्टोर भी कर रहे हैं और मेमोरी रिकॉल्ड भी कर रहे हैं। हुँ, मेमोरी स्टोर भी हो रही है आपके ब्रेन में, मेमोरी रिकॉल्ड भी हो रही है और किसी तौर के ऊपर आपकी आँखें जो आपको मंज़र दिखा रही हैं, वो भी ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। अब उसमें कुछ नैनो सेकंड्स का गैप हो सकता है समटाइम्स मेमोरी सेव करने में, मेमोरी को रिकॉल्ड करने में और हुँ, आपके ब्रेन को ये कमांड देने में कि आप इस वक़्त क्या देख रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कौन-सी आवाज़ें आपको आ रही हैं। अब इन तमाम तर चीज़ों में जब डुअल प्रोसेसिंग होती है कि एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें हुँ, जब ब्रेन कर रहा हो, तो उसमें भी किसी तौर के ऊपर ये न्यूरोलॉजिकल ग्लिच आ जाता है, ओके। कि जिस वजह से मेडिकल साइंस कहती है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हुँ, तो ये लेकिन बेसिकली तौर के ऊपर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन ऐज़ यू सेड कि जो साइंस है वो इसको हुँ, मुकम्मल तरह से एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दे बिल्कुल। सकी अभी तक कि ये होता देखिए क्यों है, क्या साइंस वजह ने है इसकी? जो 40 प्लस एक्सप्लेनेशंस दी हैं, हुँ, उनमें से हमने ये 3 एक्सप्लेनेशंस देखी हैं। हुँ, एक तो पैरेलल यूनिवर्स वाली, यस। जो कि पॉसिबिलिटी तौर के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा अमली तौर पे प्रॉपर नहीं हुँ, है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आ जाती है किसी तौर पे, जो कि आपकी हुँ, मेंटली तौर के ऊपर एक एब्सेंट माइंडेडनेस होती है। हुँ, और थर्ड पे आ जाती है डुअल प्रोसेसिंग। दो ठीक है। इसमें फिर बहुत सारी डिफरेंट और चीज़ें हैं, जिसमें हुँ, होलोग्राम थ्योरी आती है, डिफरेंट दूसरी थ्योरीज़ आती हैं, कि जिसमें आप विज़न देख रहे हैं लेकिन आप हुँ, सोच कुछ और रहे हैं। हुँ, 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 तो वो भी कहीं न कहीं पे इससे लिंक्ड होती है। ठीक है। लेकिन जब साइंस इसके ऊपर रिसर्चेज़ कर रही है, तो साइंस इसको अभी तक सिर्फ़ यही बता पाई है, जिसमें बहुत सारे न्यूरोसर्जन्स ने इवन जब न्यूरो पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए हैं, हुँ, 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 तो उनको जिस ब्रेन के पार्ट के ऊपर ये फ़ील था कि इस ब्रेन के पार्ट की वजह से ये ग्लिच आता है, हुँ, उन्होंने इवन उस ब्रेन के पार्ट को थोड़ा-सा हल्का-सा छेड़खानी करके भी देखा। ओके। अब उसके बाद जब पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, पेशेंट को रिकवर किया हुँ, और पेशेंट जब होश में आया, तो पेशेंट जो है, उससे पूछा गया तो उसने यही रिज़ल्ट दिया कि मुझे फ़ील होता है कि मैं इस एक्सपीरियंस से पहले गुज़र चुका हूँ। जो कि उसका वो ओके। सबसे पहला ऑपरेशन था न्यूरो का। हुँ, लेकिन उसके बावजूद साइंटिस्ट ने इसको सिर्फ़ एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये प्रॉपर्ली एग्ज़िस्ट क्यों करता है, ये हुँ, क्यों होता है? हुँ, तो ब्रेन के उस पार्ट को उन्होंने सिर्फ़ एक थोड़ा-सा हल्का-सा टच करके देखा कि वो जो सिग्नल भिजवाएगा माइंड को, वो सिग्नल पेशेंट किस तरह परसीव करता है। हुँ, तो ये बेसिकली तौर के ऊपर डिफरेंट थ्योरीज़ मौजूद होती हैं इस डेज़ा वू में, कि ठीक है। हमें कोई भी पहले नई चीज़ जो हम देख रहे हैं, वो हमें पहले से देखी हुई लगती है, हमें हुँ, पहले से फ़ील की हुई लगती है, हमें पहले से एक्सपीरियंस की हुई लगती है। ठीक है। अब इसी के कंपैरेटिवली हम देखें तो हमें एक और फीलिंग आती है हुँ, और वो फीलिंग होती है इसमें आती है जेमेज़-वू, ठीक है। मतलब बिल्कुल इसके ऑपोज़िट। ओके, एक है अच्छा डेज़ा वू, इसके ऑपोज़िट भी एक बिल्कुल चीज़ इसके ऑपोज़िट। देखें ओके। हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है। हुँ, हुँ, आप मतलब कोई भी चीज़ एक लेके आएँगे तो उसका रिएक्शन या उसका ऑपोज़िट फैक्टर लाज़मी होता है। हुँ, तो डेज़ा वू को अगर हम देखें तो इसका एक ऑपोज़िट वर्ड है और हुँ, वो हुँ, फिर आता है जेमेज़-वू। ओके। दो कि वो हमें एमएलए ने नहीं दिया,
एमएलए बोरैक जो है उसने नहीं दिया, हम्म। वो उसके बाद एक और डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें दिया। और उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि बेसिकली तौर के ऊपर जैसे कि आपको डेजा वो में फील होता है कि कि ये आप चीज़ देखी ऑलरेडी हुई है। सीन है, मतलब हम्म। ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम्म। आप इस जगह पे पहले मौजूद थे, आप इस शख्स से पहले मिल चुके हैं, हम्म। आप ये ट्रैवल पहले कर चुके हैं, या आप ये खाना खा रहे थे और इसी माहौल में पहले भी आप बैठ के ये खाना खा चुके हम्म। हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट फिर ये होता है कि आपको समटाइम्स अपनी बहुत सारी करीबी चीज़ें देखी हुई जो हैं, वो आपको लगती हैं कि आप इनको पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये मतलब ये बिल्कुल उसके टोटली ऑपोजिट है कि आपको ऐसा फ़ील होता है इस हम्म। फिनोमेनन में, दो कि ये हम्म। सबके साथ नहीं होता, ये सबके मैं साथ यही नहीं कहने होता। लगी थी, हाँ, ये थोड़ा जैसे कि रेयर नहीं हो देखें जाता डेज़ा फिर? वू जो है वो तकरीबन कोई 70 टू 80% लोग हम्म। इसको एक्सपीरियंस करते हम्म। हैं और अपने लाइफ में 15 टिल द एज ऑफ 25 हम्म। और इवन 30 तक ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। उससे पहले वाले एक्सपीरियंसेस उनको याद नहीं होते और उसके बाद वाले एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इतना हम्म। ज़्यादा फिर आपको बॉदर नहीं कर रहे होते। हम्म। तो इस लिहाज से इस एज में ये एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। हम्म। अब इसके ऑपोजिट जो ये जेमेज़ वाली थ्योरी है, ये हर फर्द एक्सपीरियंस नहीं करता। ये ओके। बहुत रेयर लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें वो लोग हो सकते हैं जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स हों, इसमें वो ओके। लोग होते हैं जो कि किसी तौर के ऊपर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ या इलनेस के पेशेंट्स हों, हम्म। या वो लोग हो सकते हैं जो कि बहुत शदीद मेंटली स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक लाइफ में गुज़ार रहे हों। ठीक है। उसमें समटाइम्स आपको अपनी वही चीज़ें जो कि आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, हम्म। आप अपनी गाड़ी को देख रहे हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं, आप अपने कपड़ों को देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, आपको वही चीज़ें ऐसा लगता है कि आप इनको पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ओके। आपको वो मेमोरी रिकॉल्ड नहीं हो रही होती, हम्म। लेकिन वो हर एक में नहीं होती। बहुत हम्म। मतलब रेयर लोग हैं कि जिनको हम्म। समटाइम्स वो फ़ील होता हो, और बहुत रेयर केसेज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ठीक जैसे है। कि हमें डेजा वू फ़ील हो रहा है, उसके केसेज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम्म। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जेमेज़ वू की केसेज़ की जो रिपोर्ट है, हम्म। वो ना होने के बराबर है, बहुत रेयर है। लेकिन ठीक ये है। फ़िनोमेनन भी हम्म। एग्ज़िस्ट करता है। ठीक है। लेकिन ये वो फ़िनोमेनन है जो साइंटिफिकली तौर के ऊपर सिर्फ़ एक्सपीरियंस्ड है या हम्म। साइंटिफिकली तौर के ऊपर सिर्फ रिसर्च्ड है। सही। लेकिन जब हम इसकी रियलिटी को, हम इसकी ऑथेंटिसिटी को, क्योंकि हमारे पास जो दीन है हम्म। कुरान करीम, हम्म। हमारा बिलीव ये है कि कुरान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका ज़िक्र ना हो, जो हम हम्म। अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम्म। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ऐसा हम्म। कोई नॉलेज नहीं है या ऐसी कोई हमारे सवालात नहीं हैं कि जो आंसर ना किए गए हों या कुरान में बिल्कुल, या बेशक नबी ऐसा अकरम ही। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वसल्लम। इवन कि कुरान इसके बारे में वैसे क्या कहता है? हाँ, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। ओके। इवन कि आप अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ का भी अगर सवाल का जवाब देखना चाहें, हम्म। तो आपको कुरान वरना हदीस से तो आपको डेफ़िनेटली मिल जाता है कि आपको नबी बेशक। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही। के सीरत में, हम्म। उनके अक़वाल में, उनकी हदीस में, उनके फ़रमान में, आपको उसका कहीं न कहीं पे रिज़ल्ट लाज़मी मिलता है। ट्रू। अब इस बारे में अगर हम लोग देखें, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर हदीस से, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जी। के फ़रमान से। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह हम्म। ताला अन्हा जो हैं, उनकी तरफ से एक हदीस मरवी है, वो रावी है उसकी, कि बेसिकली तौर के ऊपर रूह के बारे में जब हम्म। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया हम्म। कि रूह क्या है और ऐसा क्यों फ़ील होता है बेसिकली तौर पे हम्म। कि हम कुछ लोगों को मिलते हैं और हमें लगता है कि हम इनसे पहले मिल चुके हैं। हम्म। हम इन लोगों से मनूस होते हैं क्योंकि ये चीज़ 1826 में तो लफ़्ज़ मिल रहा है, जी जी। लेकिन ये कैफ़ियत तो एग्ज़िस्ट करती है शुरू से। जब से ये डे हम्म। 1 से दुनिया एग्ज़िस्ट कर रही जी है। जी। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये फीलिंग्स क्यों होती है कि हम दुनिया में कुछ लोगों के साथ बड़े मनूस होते हैं, कुछ लोग हम्म। हमें बहुत मिले हुए लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें बहुत जो है वो गैर फ़ील होते हैं। हम्म। इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़रमान है उनका, जो हम्म। हदीस है, उसमें फिर उनका जो सवाल का जवाब आता है, हम्म। वो आता है आलम अरवा के ऊपर। कि ओके। आलम अरवा जो कि यौम अलस्त है, हम्म। आलम अरवा में जब तमाम रूहें इकट्ठी थीं और उस टाइम के ऊपर रूहें जो हैं वो लश्कर की सूरत सूरत में थीं। हम्म। लश्कर की सूरत में आपस में यूनिटी की शक्ल में डिफरेंट लश्कर जो है वो मौजूद थे, जिस वजह से जिन रूहों के साथ आपकी मुलाकात वहाँ पे हुई, हम्म। जिन रूहों के साथ आप बड़े मनूस थे, जिन रूहों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल थे, हम्म। जिन रूहों के साथ आपने अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, शेयर किया, अब उन्हीं रूहों से जब आप यहाँ पे ज़ाहिरी तौर के ऊपर हम्म। उनकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ मिलते हैं, तो रूह तो आपकी मौजूद है जिस्म के अंदर, रूह आपकी मौजूद है। रूह को वो मेमोरीज़ नहीं याद कि उस टाइम के ऊपर क्या हुआ था। हम्म। रूह को वो मेमोरीज़ या वो बातें या वो फीलिंग्स नहीं याद कि वहाँ पे वो किस फीलिंग्स में और किस कैफ़ियत में थे। हम्म। लेकिन कहीं न कहीं पे रूह को मनूसियत ज़रूर है। रूह को कहीं न कहीं पे वो वो फीलिंग ज़रूर कनेक्शन है, फील वो होता है। कनेक्शन ज़रूर फ़ील होता है। क्योंकि रूह ने
इस दुनिया के बाद पलटना फिर वहीं पे है, बरज़ख में। ट्रू। तो जब पलटना उसने वापस बरज़ख में है और आलम अरवा से जब वो यहाँ पे दुनिया में आई है, तो अपनी वो मेमोरीज़ वहाँ पे छोड़ आई है, लेकिन वो फीलिंग्स उसके पास मौजूद हैं। अब फीलिंग्स चूँकि मौजूद है, तो जब कोई पर्सन उसकी लाइफ़ में आता है, कोई शख्स उसको मिलता है या लेट्स सपोज़ मिलता है या इवन अगर आप उससे मुसाफ़हा करते हैं, तो आपका ऑरा जो है वो उससे रिलेट करता है। हम जो ऑरा की बात करते हैं, हमारी बॉडी के गिर्द जो हाले नूर होता है, जो कि नेकेड आई से बहुत रेयर लोगों को नज़र आता है। ओके। जो कि बेसिकली तौर के ऊपर जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड हो या जो बेसिकली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा रूहानियत या चिल्ला-कशी के ऊपर महारत या अबूर रखते हों। उनको नेकेड आई से तो आपका ऑरा नज़र आता है, लेकिन अभी हमारे पास एक नॉर्मल इंसान के लिए, लेमैन के लिए ऑरा मशीन और ऑरा कैमरास भी हैं। तो आप किसी से भी जब मिल रहे हैं या जब आप किसी से मुसाफ़हा कर रहे हैं, आपकी रूह जो है, क्योंकि ऑरा बेसिकली आपकी रूह का है, आपकी सोल का है, आपके स्पिरिट का है। तो ऑरा जब आपस में मिक्स होगा, तो वो ऑरा आपकी कनेक्टिविटी को रिलेट करेगा कि इस ऑरा से मैं पहले मिल चुका हूँ। ये ऑरा जो है मेरा जाना-पहचाना है। ये ऑरा जो है इससे मैं मानूस हूँ। उससे फिर आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होती है। उससे फिर आपको ये फीलिंग आती है कि हम कहीं पे मिल चुके हैं या हम कहीं पे ज़िंदगी में या ज़िंदगी से पहले कहीं पे हम इकट्ठे थे। तो ये वो कैफ़ियत है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फ़रमाई है और इसका ज़िक्र हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बुखारी शरीफ में किया है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हट के जब हम कुरान के ऊपर आते हैं, तो कुरान में हमें सूरह अल इसरा में आयत नंबर है 85। आयत नंबर 85 में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो उस टाइम के ऊपर आपको पता था कि यहूद और नसारा दुश्मन थे, खुले दुश्मन थे और अच्छा खासा जो है उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किलात पैदा की। तो जो यहूदी उलमा थे, उन्होंने चंद लोगों को भेजा कि जाके नबी से सवालात करो, क्योंकि उनके पास तो किताब थी, उनके पास एक दीन चल रहा था, उनके उलमा को पता था कि नबी की निशानियाँ क्या है। तो उन्होंने जब नबी के पास अपने कुछ लोगों को भेजा 3 सवालात देके, उनमें से एक सवाल ये था कि अगर तो ये नबी है, तो इसको ये पता होगा कि रूह क्या है? और रूह के बारे में जाके सवाल करो कि इंसान का जिस्म तो ज़ाहिरी है, लेकिन जो उसके अंदर रूह है, उसकी हकीकत क्या है? तो इसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जवाब दिया है, जो नाज़िल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल इसरा आयत नंबर 85 में। जिसका मफ़हूम ये बनता है कि ए नबी कह दीजिए इनको कि रूह जो है वो अमर रब्बी है, एक अमर है रब का और इसके बारे में बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा नॉलेज दे दिया गया है, ये एक बिल्कुल थोड़ा इल्म दिया गया है और उस थोड़े इल्म में सिर्फ़ यही आपको पता है कि कुछ है जिस्म के अंदर, जिसे हम रूह कहते हैं और उस रूह की एग्ज़िस्टेंस आई है आलम अरवा से और उस रूह ने वापस पलटना है बरज़ख में और उसी रूह का हिसाब-किताब होना है आपका रोज़े महशर के दिन। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर क्योंकि कुरान में एक चीज़ बड़ी ओपनली बयान कर दी कि जिसका इल्म बड़ा थोड़ा दिया गया है। तो इस थोड़े इल्म के आप अब कुरान की कही हुई अल्फाज या बात को मज़ीद और ज़्यादा फिर तहकीक पे नहीं जा सकते। इसकी तहकीक भी जब आपने करनी है और जब आपने इसको मज़ीद पढ़ना भी है, तो वो भी फिर आप कुरान से ही पढ़ेंगे। कुरान से ही देखेंगे क्योंकि रूह का, सोल का जो ज़िक्र है पूरे कुरान पाक में, ये 21 मरतबा आया है और ये 20 डिफरेंट कुरानिक वर्सेस में आया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये अल इसरा में आ गया, आयत नंबर 85 में। फिर इसके बाद हमारे पास जो ज़िक्र आता है, वो आता है सूरह अल-एराफ में। ठीक है। आयत नंबर है 172-173। इसमें इसका जो मफ़हूम बनता है, वो मफ़हूम ये है, जिसको उलमा बेसिकली तौर के ऊपर हमारे जो दीनी उलमा हैं उसको याद करते हैं उस दिन को जिसका ज़िक्र इस कुरान की आयत में है और वो दिन है यौम अल-हश्र का, ठीक है। कि जिस दिन वादा लिया गया था, जिस दिन मिसाक किया गया था, जिस दिन अहद किया गया था। ये बेसिकली तौर के ऊपर वो दिन बनता है जो कि कुरान करीम में सूरह अल-अराफ में है कि ए औलाद आदम, हमने तुम्हारी पुश्त में से तुम्हारी नस्ल की जो रूहें हैं, उनको निकाला और उनसे फिर सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और उन तमाम ने यक ज़ुबान होके कहा कि बेशक आप हमारे रब हैं, आप हमारे खुदा हैं। और उस टाइम के ऊपर वादा लिया गया इसी खुदाई का, इसी चीज़ का। और आलम अरवा में जब कुरान की इस आयत से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जिस रूह ने क़यामत तक के लिए इस दुनिया में आना है, वो आलम अरवा में मौजूद है। क्योंकि कुरान की ये आयत बिल्कुल ओपनली आपको बता रही है कि
औलाद आदम की हर नस्ल की जिस रूह ने हम्म, किसी भी रूप में, किसी भी दुनिया के खित्ते में, हम्म, किसी भी इंसान की बॉडी में जब आना है, हम्म, इस दुनिया में आके एग्ज़िस्ट करना है, उस रूह की मौजूदगी ऑलरेडी आलम अरवा में मौजूद है। और ये वही एक्सपीरियंस है जो मनुसियत का है, हम्म, जो कि आलम अरवा में एग्ज़िस्टेंस की वजह से हम फ़ील करते हैं। हम्म, क्योंकि जिस टाइम के ऊपर जो है हमारी रूहें एग्ज़िस्ट करती थी आलम अरवा में, और जिस टाइम के ऊपर अहद या वादा लिया गया, मिसाक किया गया, उस टाइम के ऊपर कुछ जगह होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ लोग होंगे, कुछ दूसरी अरवा होंगी, उन अरवा की कुछ ना कुछ शक्ल-ओ-शबाहत होगी। तो वही चीज़ जब हम इस दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं और वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो हम्म, समटाइम्स हमें लगता है कि हम ये चीज़ें देख चुके हैं, हम ये चीज़ें हम्म, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और इसी का फ़िनोमेनन जो है, वो किसी तौर के ऊपर लिंक्ड करता है आपके ख्वाबों के साथ भी। ऐसा नहीं है कि हम ख्वाबों को छोड़ दें, हम्म, क्योंकि ख्वाब भी बहुत मीनिंग रखते हैं आपकी इस कैफ़ियत के साथ। हम्म, कि जो चीज़ आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम्म, क्योंकि ख़्वाब बेसिकली तौर के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सही वसल्लम का, बात। मेरे आका का फ़रमान है कि मेरे बाद चूँकि नबूवत उठा ली गई, लेकिन नबूवत का जो आगे 46वाँ हिस्सा है, हम्म, वो किसी तौर के ऊपर ख्वाबों की शक्ल में है कि आपको ख्वाबों के ज़रिए इंडिकेशंस होती हैं। हम्म, जैसे कि लोग इस्तिखारा करते हैं अपने किसी भी काम के लिए, और वो ख्वाब से ही किया जाता है। इसी तरह हर ख्वाब जो कि माज़ी में बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हम्म, फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे आलम दीन के भी वाक़यात हैं, हम्म, नॉर्मल इंसानों के भी वाक़यात हैं, जिनकी छठी हिस्स बहुत अच्छी हो, जिनकी रूहानियत बहुत अच्छी हो, जिनका बातन जो है वो बहुत प्योर हो, ज़ाहिरी भी प्योर हो और बातन भी प्योर हो। हम्म, उनके जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे ख्वाब होते हैं। हम्म, उनको जो ख्वाबों में इंडिकेशंस आती हैं, हम्म, वो कहीं न कहीं पे रियलिटी बेस्ड होती हैं। ठीक है। अपने बारे में, लोगों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, और कहीं न कहीं पे वो ख्वाबों में ऐसी जगहों को, ऐसी चीज़ों को विज़िबली तौर के ऊपर देखते हैं, हम्म, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको ख्वाब से ख़त्म होने के बाद वो भूल जाते हैं। वो ख्वाब की हर चीज़ उनको याद नहीं होती। अच्छा, अगर सपोज मुझे कोई जगह ख्वाब में पहले ही दिख चुकी है बिल्कुल। और मैं उस जगह पे नहीं गई, और हुँ, फिर जब मैं मतलब मुझे ख्वाब वो मेरा याद है कि मैंने ये हुँ, जगह देखी है, बहुत वियर्ड सी जगह थी, बिल्कुल। एंड कुछ दिन बाद या कुछ अरसे बाद मैं उसी एग्जैक्ट जगह पे जाती हूँ, हुँ। तो क्या हम लोग इसको डेजा वू से लिंक करेंगे? देखिए, हम वही चीज़ बता दें कि डेज़ा वू जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर एक वर्ड है, हम्म, फ्रेंच वर्ड है आपकी इस कैफ़ियत को बयान करने के ऊपर। हम्म, लेकिन साइंस जो है वो इसको अभी तक फुली आंसर्ड नहीं कर पाई हम्म, कि ये बेसिकली है क्या? ऐसा ही है। साइंस उसको सिर्फ़ एक ब्रेन का ग्लिच बताती है। हम्म, लेकिन जब हम इसको कुरान, हदीस से और बाकी चीज़ों से देखते हैं, तो हमें इसमें कहीं न कहीं पे मज़ीद ऑथेंटिसिटी मिलती है। ठीक हमें है। फिर ये पता लगता है कि ये साइंस से कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। ओके। ये जो चीज़ आपको फ़ील हम्म, एक्सपीरियंस हो रही है, ये साइंटिफिकली तौर के ऊपर प्रूव नहीं की जा हम्म, सकती। जैसे साइंस अभी तक ये नहीं बता पाई कि मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है? हम्म, मौत के बाद रूह कहाँ जा रही है? हम्म, चूँकि एग्ज़िस्टेंस तो यहीं पे है, लेकिन वो डायमेंशन अलग है। हम्म, वो जब डायमेंशन अलग है, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें, जिन्नात की, हम्म, ऐसी मखलूक़ात की जो कि आपको इंसानी आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन एग्ज़िस्टेंस उनकी इन्हीं दुनिया में है। तो जब उनकी एग्ज़िस्टेंस इस दुनिया में है, हम उसको नहीं देख पाते, और कुछ लोग उसको फ़ील कर पाते हैं, और या कुछ अगर देख भी स पाते हैं मतलब तो उसके लिए वाइब आ उनको, जाती है, डार्क हाँ, एनर्जीज मतलब जो फील आपको कर लेते हैं। पोज़ेशंस हम्म, थोड़ा-थोड़ा फ़ील होना शुरू हो हम्म, जाता है। इसी एतबार से ये जो फ़िनोमेनन है, हम्म, इसमें फिर हमें ज़्यादा मदद और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है हमारे अपने रिलिजन में। बजाए ठीक कि है। हम कोई साइंटिफिकली तौर के ऊपर इसको देखें हम्म, और साइंटिफिकली तौर के ऊपर इसको हम एक्सेप्ट कर लें, हम्म, वो चीज़ हमें ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है ओके, अहादीस में, और ठीक है। ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है हमें हम्म, कुरान में। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक फील होता है कि हाँ इन लोगों ने पहले चीज़ देखी हुई है, तो वो नॉर्मल एक चीज़ होती है। नॉर्मल होती है क्योंकि ये बेसिकली तौर के ऊपर एक हेल्दी और हम्म, नॉर्मल इंसान ही एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। एक हेल्दी और नॉर्मल इंसान पूरी हम्म, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम्म, उनमें से 80% लोग, बल्कि मोर देन 80% लोग हम्म, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा क्यों ना करें, ठीक है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस होता है। ऐसा ही है, मुझे भी बिल्कुल। ये एक्सपीरियंसेस हम्म, हुए हैं, आपको भी रहे होंगे, और ये एक्सपीरियंसेस हर इंसान को ऑलमोस्ट होते हैं, हम्म, चाहे वो बहुत ज़्यादा ना हो, सिर्फ़ एक ही लेकिन दफ़ा हुआ हो। किसी बुजुर्ग को नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, बुज़ुर्ग को इस वजह से नहीं हो सकता कि असल में जो साइंटिफिकली तौर के ऊपर ये एक्सपीरियंस हैं, ये बहुत हम्म, सारे जो केसेस अभी हम्म, तक दुनिया में, सारे जो केसेस अभी तक जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हम्म, हैं, हम्म, उनमें एज लिमिट यही है। ठीक इससे है। ज़्यादा की बड़ी एज वाले जो लिमिटेशंस वो वाले लोग रेयर है। हैं,
वो बहुत रेयर है, उनको हम्म। ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होती। ठीक है। और इसमें पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं हम्म। कि वो बेसिकली तौर पे लायबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, वो हम्म। प्रैक्टिकलिटीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, हम्म। फिर वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिवर्जन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक तो एक है। बड़ा रेयर चांस होता है कि आपको लेटर एज में भी ये कैफ़ियत फ़ील हो रही हो। ऑल तो ये राइट। बेसिकली तौर के ऊपर तब फ़ील होती है कि जब आप थोड़े यंग हैं, टीनेज में हैं हम्म। और थोड़े से एडल्ट हुए हैं, तब ये फीलिंग थोड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की जा रही होती हैं। ऑल राइट। अब इसको जब हम लिंक्ड करते हैं तो कुरान में हम्म। जैसे कि हम रूह का ज़िक्र कर रहे थे। कुरान में अगर हम लोग देखें तो रूह के बारे में एक बहुत अच्छी और आयत है, सूरह अल-ज़ुमर। हम्म। सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर है 42। ठीक है। इसमें अल्लाह ताला इरशाद ये करता है कि रूह को, हर इंसान की रूह को, हम्म। जब वो नींद में जाता है, जब वो सोता है, गहरी नींद में जाने से पहले हम्म। उसकी रूह जो है, वो हाज़िर होती है अल्लाह के दरबार में। हम्म। अब उसकी रूह चूँकि वहाँ पे हाज़िर हुई है अल्लाह के दरबार में, और उस टाइम के ऊपर जो रूहों का फ़ैसला है वो किया जाता है कि किस रूह का वक़्त आ चुका है, इसको रोकना है। ठीक किस है। रूह का दुनिया का मुकर्ररा वक़्त ख़त्म हो चुका है, उस रूह को वहीं पे फिर रोक लिया जाता है। और ओके। जिन रूहों का वक़्त नहीं आया होता, हम्म। उन्हें वापस दुनिया में भेज दिया लौटा जाता। दिया जाता है। हम्म। तो ये जो रूह का ट्रैवल है, हम्म। आपकी बॉडी से निकल के हाज़िर होना हम्म। और फिर आपकी बॉडी में वापस आना। हम्म। तो रूह बेसिकली तौर के ऊपर कैद नहीं है हमारे दुनिया के वक़्त से। क्योंकि ठीक है। अल्लाह का जो निज़ाम और सिस्टम है, ये वो सिस्टम है कि जिसमें हम्म। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम वसल्लम सलाम। मेराज की शब गए हैं और कितने ज़मानों का उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस और सफ़र किया है, और हम्म। जब वापस आए हैं, हम्म। तो बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। तो अल्लाह के इख्तियार में जो डायमेंशन है रूह की, ये एक हम्म। डिफरेंट डायमेंशन है। और ये चीज़ अब कुरान में बता दी गई सूरह अल-ज़ुमर में हम्म। कि रूह जो है, वो निकाली जाती है, रूह पेश होती है, हम्म। और उस टाइम के ऊपर चाहे वो नैनो सेकंड्स हों आपके लिए, हम्म। सिर्फ़ नैनो सेकंड्स आपके लिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत ये है कि वो टाइम बहुत लंबा भी हो सकता है किसी और डायमेंशन में। तो हम्म। इस एतबार से वो जो डायमेंशंस हैं, जो हम्म। कि अल्लाह की डायमेंशंस हैं, अल्लाह की नूरानी डायमेंशंस हैं, हम्म। या आलम अरवा की डायमेंशंस हैं, हम्म। वो टोटली डिफरेंट हैं। हमारी जो दुनिया है, ये है आलम हकीकी, हम्म। और रूह जो है किसी तौर के ऊपर अमर रब्बी। हम्म। तो वो जो दुनिया है, वो है किसी तौर के ऊपर आलमुल अमर। वो जो आलमुल अमर वाली कैफ़ियत है, वो इस हकीकी अमर से बहुत डिफरेंट है, हकीकी दुनिया से बहुत डिफरेंट है। हम्म। तो वो जो एक्सपीरियंसेस रूह पूरे सफ़र में करके आती है, तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं किसी से मिलती होगी, कुछ जगह देखती होगी, हम्म। ट्रैवल के दौरान बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करती होगी। तो हम्म। जब वापस बॉडी में आती है, फिर आप डीप स्लीप पे जाते हैं। हम्म। डीप स्लीप में जाते हैं तो फिर आपको ख्वाब भी आते हैं। फिर ख्वाब से जब आप जागते हैं, तो आपको कुछ ख्वाब तो याद रह जाते हैं, कुछ ख्वाब याद हाँ नहीं जी। रहते। हम्म। इस एतबार से रूह ने तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और रूह वो चीज़ रोज़ रात को एक्सपीरियंस कर रही है। हम्म। मतलब डेली नाइट जब भी आप सो रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपका सोल कर रहा है। और वो यस। एक्सपीरियंसेस जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, हम्म। जब आप प्रैक्टिकली तौर के ऊपर उस जगहों पे जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने पहले एक्सपीरियंस की है। तो ये 3 कुरान की ऐसी आयात मुबारका हम्म। हैं रूह के बारे में, सोल हम्म। के बारे में, हम्म। जो कि इस वर्ड को, डेज़ा वू वर्ड को हम्म। किसी तौर के ऊपर मज़ीद एलैबोरेट करती हैं। ओके। और ये एलैबोरेशन आपको सिर्फ़ दीन इस्लाम में मिलेगी, ये हम्म। एलैबोरेशन आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगी। हम्म। और अगर इस चीज़ को आप यूँ कहें कि कुछ लोग कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रूह जो है वो बदन से निकल जाए हम्म। और आप फिर भी ज़िंदा रहें, आप साँस ले रहे हैं और रूह वापस आई है, हम्म। और तब भी आप साँस ले रहे हैं, आपका दिल भी धड़क रहा है, और आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। इवन आपको कोई झंझोड़ के उठा भी देता है, तो हम्म। आप गहरी नींद से पहले उठ भी जाते हैं। तो जब कुरान में एक चीज़ आ गई, तो आप उसको कुरान के डिनायल मोड में नहीं जा सकते। बेशक। कुरान में जो चीज़ लिख दी गई, वो हकीकत है। बेशक। इस चीज़ को आप इस एग्ज़ाम्पल के साथ भी रिलेट कर सकते हम्म। हैं कि अगर आप कुरान की इस आयत को किसी तौर पे नहीं समझ पाते, हम्म। तो फिर आप उन लोगों की एग्ज़ाम्पल्स को देखें जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस खुद कर रहे हैं। हम्म। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस उनकी रूह जो है, वो खुद एक्सपीरियंस करती है, जिसको आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के नाम से देखते हैं। ओके। एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है बेसिकली तौर के ऊपर ये बहुत रेयर है, हर हम्म। फ़र्द नहीं कर सकता। हम्म। पूरी दुनिया में होती है, हर रिलीजन का शख्स कर सकता है। हम्म। उसके कुछ टेक्नीक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंसली तौर के ऊपर उसके ऊपर महारत हासिल करनी पड़ती है। ओके। लेकिन वंस आपने एक्सपीरियंस किया, उसके लिए फिर आपको इतना माहिर होना चाहिए कि जो रूह आपने अपने जिस्म से खुद निकाली हम्म। है,
आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने के लिए कि मेरा जिस्म पड़ा है और मैं हुँ, बाहर खड़ा हुआ देख रहा हूँ और मैं अपने घर का पूरा एक चक्कर लगा के वापस आया हूँ और फिर मैंने अपने जिस्म को देखा है, तो इतनी फिर आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसके ऊपर ये करने से पहले हुँ, कि उस रूह को आपने दोबारा जिस्म में एंटर भी करना है। ओके। अगर आप इतने माहिर नहीं हैं कि आपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की और उस चीज़ में फिर आप या पैनिक हो गए हुँ, या आप एकदम से घबरा गए कि ये क्या हुआ, कि शायद मेरी मौत का वक़्त तो नहीं आ गया कि हुँ, मेरा हुँ, जिस्म ये पड़ा है और मैं बाहर हूँ। दो कि आप उसको खुद कर रहे हैं। हुँ, लेकिन फिर आपके औसान जो है, इतने कंट्रोल्ड होने चाहिए कि आप उस रूह को दोबारा से फिर अपनी बॉडी में वापस एंटर भी करवा सकें। हुँ, ये ना हो कि वो बॉडी आपकी वहीं रह जाए और रूह जो है वो आपकी फिर घूमती रहे। हुँ, और नो डाउट पाकिस्तान में कुछ लोग हैं ऐसे, जो कि इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ओके। आपको सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर कुछ रेयर 1 या 2 लोग मिलेंगे, हुँ, जो हुँ, अपने हुँ, एक्सपीरियंसेस भी बयान करते हैं और ना सिर्फ़ एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, बल्कि वो अपनी इस कैपेबिलिटी की वजह से, अपनी इस खुदादाद सलाहियत की वजह से, जो हुँ, कि उन्होंने खुद इस चीज़ को डेवलप किया है, डिफरेंट लोगों की कहीं न कहीं पे कुछ हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं, हुँ। लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं। ठीक है। सर आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है हमें और बताया कि डेजा वू एक्चुअल में होता क्या है और जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है इसकी सारी इवन दो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो राइट। एक्सप्लेनेशन इसकी बताई गई है वो भी आपने बहुत अच्छे से बताई है। आप लास्ट में ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ऑडियंस के लिए डेफ़िनेटली तौर के ऊपर जो मैसेज ये है हुँ, कि हर चीज़ को जो कि आपकी प्रैक्टिकलिटीज़ में दुनिया में आती है, हुँ, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना, उसको समझने के हुँ, लिए आपके पास एक ही चीज़ है और वो है कुरान। बेशक। तो कुरान का तर्जुमा एटलीस्ट उस लैंग्वेज में पढ़ना, हुँ, जो कि आपको समझ आता हो। उर्दू में, पर्शियन में, पश्तो में, फ़ारसी में, हुँ, आप इंग्लिश में, जिसमें आपको समझ आ जाए। हुँ, आप उसको तर्जुमे को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, ताकि हुँ, आपको ये इल्म हो सके कि आपका रब आपसे क्या कह रहा है। हुँ, क्योंकि जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपका रब आपसे क्या कह रहा है, हुँ, उसने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे राज़ उसने रख दिए हैं आपके लिए हुँ, और उसमें कुरान में खुद वो बयान कर रहा है कि मैंने जो आसमान के ऊपर जो चाँद सितारे बनाए हैं, हुँ, वो खेल तमाशे के लिए नहीं हैं। हुँ, जो कॉन्स्टेलेशंस बनी हैं पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, हुँ, जो कहकशाएँ बनी हैं, जो चाँद, सूरज और आपका पूरा सोलर सिस्टम है, हुँ, ये कुरान में खुद अल्लाह ताला इरशाद कर रहा है कि ये खेल तमाशे के लिए नहीं है। अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। हुँ, तो जो लोग इस पे एक्सपीरियंस करते हैं, जो लोग तहकीक करते हैं, हुँ, जो लोग इसको पढ़ते हैं और जो इसको डीपली तौर के ऊपर एक्सपीरियंस करते हुँ, हैं, उनको तो किसी तौर के ऊपर निशानियाँ अल्लाह की ज़ाहिर हो जाती हैं। हुँ, और जो इसको टोटली जो है फेक प्रोपेगेंडा कह दें या किसी तौर के ऊपर, क्योंकि खुद उनका ऑरा इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ होता ऐसा कि ही वो है। उस चीज़ को किसी तौर पे एक्सपीरियंस ना कर सकें। हुँ, तो फिर इससे पहले कि आप किसी भी चीज़ को लेके डिनायल मोड में जाएँ, एटलीस्ट आपका जो रिलिजन है, उस रिलिजन के अकॉर्डिंगली आप इसको एक दफ़ा पढ़ें ज़रूर। हुँ, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका रब आपसे क्या चाहता है। और मरने से पहले हर एक के ऊपर ये फ़र्ज़ ज़रूर है कि अगर आप मुस्लिम हैं, हुँ, तो आपको मरने से पहले एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि आप इस दुनिया में भेजे क्यों गए हैं। हुँ, और अगर ये मकसद आपको समझ आ जाता है, तो हमारी यूथ जितना ज़्यादा हुँ, आजकल मेंटली तौर पे डिस्ट्रैक्ट है, जितना बिल्कुल। ज़्यादा इमोशनली तौर के ऊपर सफ़र कर रही है हुँ, और जितना ज़्यादा कहीं न कहीं पे ऐसे उनको थॉट्स आते हैं जो किसी तौर के ऊपर सुसाइडल्स होते हैं या हुँ, को बहुत एक्सट्रीमिज़्म के होते हैं। उन चीज़ों से वो रुक जाएँगे जब उनको ये इल्म होगा कि इस दुनिया में वो भेजे क्यों गए हैं, ओके। मकसद क्या है? क्योंकि हुँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है हुँ, कि हम यहाँ पे हुँ, कर क्या क्या रहे हैं? मकसद है मतलब हम हमारा? क्या कर रहे हैं? हुँ, कि हम जो है वो बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी लेके चलें, हम अपनी जॉब की सिक्योरिटीज़ भी लेके चलें, हम किसी तौर के ऊपर अपने रिश्तों को भी हुँ, पैम्पर्ड करके लेके चलें, हुँ, हम जो है वो कहीं न कहीं पे बहुत सारी स्ट्रेस को भी अपने ऊपर ओवरबर्डनाइज़ ऐसा करें ही। और फिर हम जो है वो इवन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रिस्क के लिए परेशान चलते रहें। हुँ, तो जब राज़िक ने वादा किया है कि रिस्क उसने पहुँचाना है, तो हुँ, बेसिकली तौर के ऊपर जब तक आप उसके सिस्टम को समझेंगे नहीं, जब तक आप कानून कुदरत को नहीं समझेंगे, तो कानून कुदरत जो है वो डिफाइंड है। हुँ, जब उस डिफाइंड आप एक रूल को नहीं समझेंगे, तो फिर आपके पास वो रूल आएगा जो बेसिकली तौर के ऊपर इब्लीस का है। हुँ, जो रूल जो कि रूल नहीं कह सकते उसको, जो बेसिकली तौर के ऊपर वो क्लासिफ़िकेशंस या वो डेफ़िनेशंस आपके ऊपर हावी होंगी, हुँ, जो कि आपके दिलों में वहम वसवसे के तौर पे आती हैं और वो शैतानी हैं। हुँ, तो ये एक हर चीज़ फ़िक्स्ड होनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली आने वाली नस्ल
एक प्रॉपर्ली तौर के ऊपर गाइडेड हो हम्म। और फिर वो अगली आने वाली नस्ल को किसी तौर के ऊपर गाइड करे, तो उसके लिए एटलीस्ट आप कलाम अल्लाह जो है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ के ज़रूर पढ़ें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्लेजर टाइम, इज़ ऑल माइन। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।